तो लिखना टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक इससे पहले तुम जब भी कोई टॉपिक पढ़े होगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो तुमको वहां पे शुरुआत जो हुआ होगा वो फर्स्ट से हुआ होगा। फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, इस तरीके जीरोथ लॉ नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में कहाँ से शुरुआत है? जीरोथ लॉ। तो देखो जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं कि बेसिकली देखो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो पहले आया, बट बाद में क्या लगा कि जितने भी साइंटिस्ट लोग थे उनको क्या लगा कि जीरोथ लॉ तो बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, तो इसको क्या करना चाहिए, वन से पहले करना होगा। तो उसको चेंज नहीं करना चाह रहे थे, तो उससे पहले क्या कर दिए, इसको फर्स्ट कर दिया। जैसे तुम्हारे पेरेंट जो है स्कूलिंग कहाँ से शुरू किए होंगे? क्लास 1-2 से, है ना, स्कूल 1-2 से स्टार्ट किए होंगे, बट तुम लोग कहाँ से शुरू किए? -1 -2 इस तरीके से शुरुआत किए होंगे, है ना, KG1 KG2 इस तरीके से शुरुआत की होगी। तो बेसिकली उसी तरीके की चीज़ है, मतलब यहाँ पर। अब आगे बढ़े हम लोग। तो ये क्या कह रहे हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो कहता क्या, एकदम बेसिक फंडामेंटल लॉ है। ये क्या कहता है कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है और ये भी एक अलग सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। इसको कह रहे हैं कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। इन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम, एक वर्ड यूज करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इन दोनों के बीच में तब तक हीट का एक्सचेंज होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है? तब तक हीट का एक्सचेंज होगा जब तक कि दोनों के बीच का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, एक बराबर ना हो जाए। सिमिलरली यहाँ भी वही है। तो यहाँ पर भी B और C के बीच में तब तक टेम्परेचर जो है बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये हीट का एक्सचेंज होते रहेगा। तो A और B में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो B और C में भी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, A और C भी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल टेम्परेचर पर आ जाएंगे। समझे इस बात को? इसका एग्जाम्पल देखो हम समझाते हैं। घर पे ये हमेशा देखोगे इस तरह की चीजें। अगर मान लो कि तुम्हें गिलास में दूध मिला और दूध क्या है, बहुत गर्म है, तो तुम क्या करते हो? ठंडा। कैसे कैसे करते हो उसको? हाँ, क्या करते हो उसको? नहीं नहीं, सुनो यहाँ पर। हाँ, इस एक क्या करते हैं सबसे उसके लिए भी तो तुमको करना पड़ेगा ना तुम्हें, तो उसके लिए तुमको लगातार क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ देखो क्या करते हैं कि इसमें पानी डाल दिए तुम, और इसके अंदर में क्या है, ये मिल्क है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बर्तन में पानी भरते हैं और उस गिलास को उसमें रख देते हैं हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ये मिल्क है और ये जो गिलास है, अगर इस तरीके से गिलास छुओगे तो गिलास भी बाहर से गर्म तुमको दिखाई देगा। अगर मिल्क गर्म है तो ये गिलास भी क्या होगा, गर्म होगा। मिल्क ठंडा है तो गिलास भी कैसा दिखाई देगा आपको, ये ठंडा। तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम किसके बीच में हो रहा है, गिलास के बीच में। फिर ये जो गिलास है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, वाटर के साथ में। तो अगर इस तरीके से पानी का टेम्परेचर कम था, इसमें गर्म दूध रख दिए और आधा घंटा छोड़ दिए, आधा घंटा के बाद तुमको क्या नजर आएगा, जो टेम्परेचर मिल्क का है वही किसका हो जाएगा, पानी का। तो इसका मतलब है कि मिल्क और गिलास थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, गिलास और वाटर क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये फाइनली क्या आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझे इस कंसेप्ट को? यहाँ भी वही कह रहे थे। अब ये दूध वाला ये सब सिस्टम तो स्कूल में नहीं लिखोगे ना, तो नंबर कट जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, दैट इज व्हेन ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with बॉडी बी दिख रहा है यहां पर। ए और बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, एंड simultaneously B is in
थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, तो क्या होगा बताओ? देन A must be in thermal equilibrium with C। समझे इसको? कहने का मतलब when a body is in thermal equilibrium with B, simultaneously B is thermal equilibrium with C, then A must be in thermal equilibrium with C। समझे कि स्टेटमेंट? ये इतना इजी है कि ना तो डेरिवेशन है, ना फॉर्मूला है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ स्कूल एग्जाम में ही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, बट स्कूल एग्जामिनेशन में पूछते हैं इसको। ये कंसेप्ट क्लियर है? जीरोथ लॉ समझ में आया? अब इसका देखना कि एक बिहार यूपी में यही प्रचलन चलता है बेसिकली, कि मान लो कि कोई ये बी करके कोई बच्चा है, उसके चाचा जी विधायक हैं, ठीक है, और ए उसका दोस्त है, तो ये नहीं बोलता है कि मेरे दोस्त के चाचा विधायक है, वो क्या बोलता है? तो बेसिकली ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये नहीं बोलने वाला है कि मेरे दोस्त के चाचा विधायक है, वो क्या बोलता है? तो बेसिकली ये कौन सा लॉ है? जीरोथ लॉ। याद रहेगा ये चीज? आगे बढ़े फिर। अब अगर स्कूल एग्जामिनेशन पूछा जाएगा तो इसको बना लेना, ये बॉडी बना लेना, और ये वाला चीज एग्जाम्पल लिख देना। तुम लिख कर रख लो कि स्कूल में तुमको मतलब कोई भी थोड़ा भी नंबर नहीं कटेगा। समझे इसके? 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, तुम डेफिनेशन लिख के छोड़ दोगे, टीचर नंबर काट देंगे। तो कोशिश करना कि एक ब्लॉक बना ले और ये एग्जाम्पल में लिख लेना, ठीक है? तो टीचर नंबर एकदम नहीं कट करेंगे। फाइंड डेल्टा यू, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, इफ ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, फिर बाद में हम लोग आएंगे थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पर भी। डेल्टा यू इफ 10 किलो जूल heat is absorbed by the system and 5 kilojoule work done by the system। ये तो हमें लग रहा है एकदम इजी है ना? इसमें देखो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, क्यू क्या हो जाएगा? प्लस 10 किलो जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है? 5 किलो जूल। तो ये क्या हो जाएगा? तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बताओ? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस -5, तो ये कितना आ रहा है? 5 किलो जूल। समझे इसको? तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड नंबर ऐसा रहेगा, 15 किलो जूल वर्क डन on the system to release 8 किलोजूल हीट। अगर ऐसे स्टेटमेंट में रहता है तो वर्क डन कितना है? प्लस 15 किलोजूल। क्यू कितना है? रिलीज हो रहा है, हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? -8 किलोजूल। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? है ना? हाँ, क्या कहते हैं उसमें 7 आ जाएगा इसमें, तो -8 प्लस 15 किलोजूल कितना हो जाएगा? 7। कुछ समझे इसको? है ना? स्कूल लेवल में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो फर्स्ट लॉ ये उसमें लगाना होगा, ठीक है? टॉपिक लिखना, फर्स्ट लॉ फॉर वेरियस प्रोसेस।
फर्स्ट लॉ फॉर वेरियस प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ होगा। अगर मान लो कि ऐसा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बताओ कि क्या होता है, कौन जीरो होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज जीरो होता है। तो अगर ये हीट चेंज जीरो होगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस। तो क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो इस केस में डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, ये वो डब्ल्यू के बराबर। कुछ समझ में आ रहा है ये चीज़ें। तो अब अगर यहाँ पर बात करते हैं कि वर्क डन है तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आते हैं, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ऐसा है कि वर्क अगर पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, तो वर्क डन अगर करते हैं तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और डेल्टा यू पॉजिटिव तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। इस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा। समझे। तो इसीलिए देखो क्या कह रहे हैं कि जब भी इस प्रकार के मान लो कि कोई हम लोग हवा भर रहे हैं इस तरीके से, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, तो सिस्टम पे जैसे ही वर्क करेंगे तो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पर अगर ऐसा है वर्क डन निगेटिव है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इस केस में वर्क निगेटिव होगा तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इस केस में अगर ये निगेटिव होगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव। इसका क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर मान लो कि कोई ट्यूब है ना, कोई ट्यूब है, अगर उसमें कोई पंचर हो जाए तो उससे जो हवा निकलता है वो कैसा निकलता है, गर्म हवा निकलता है कि ठंडा हवा निकलता है, ठंडा हवा निकलता है। कैसा निकलता है, ठंडा हवा। तो एक और एग्जांपल समझो, बैलून है, बैलून में तुमने क्या किया कि मुंह से हवा भर दिया, तो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अंदर में जो हवा भर रहे हो वो किस टेम्परेचर के आसपास होगा, 37 डिग्री सेल्सियस का जो बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें हवा भरा और उस बैलून को क्या करो कि छोड़ दो थोड़ा सा नोजल, तो बैलून से जो हवा निकलता है वो कैसा निकलता है, ठंडा हवा निकलता है। तो बेसिकली वो क्या है कि वो वर्क डन क्या है, अपने आप हो रहा है उस तरीके से, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं उससे, हवा तो अपने आप निकाल नहीं रहे ना। तो सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या है, निगेटिव। निगेटिव करेगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे इस बात को। तो ये वही कह रहे हैं हम लोग दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो इस तरीके से एक वर्क करेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर हम लोग। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो हुआ तो ये किसको जीरो कर देगा, ये डेल्टा यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या पढ़ा, क्यू प्लस डब्ल्यू। इस बार ये जीरो है तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बेसिकली क्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू, है ना, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस। समझे इसको, ये पूरा समझ में आया। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे भी सॉल्व करने आते हैं। दोनों कंडीशन सही है ना, इस केस में क्या है, दोनों कंडीशन सही है। दैट इज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, या क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। लिखे इसको। इससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग बनाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या इसमें सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि Q इक्वल टू क्या है, माइनस डब्ल्यू है। तो पहला है कि मान लो कि ऐसा है कि वर्क डन
वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव, और वर्क निगेटिव हो जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ निगेटिव, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। समझे इसको। दूसरा, अगर हम बात करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसमें क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पॉजिटिव, बेसिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अगर सिस्टम पर वर्क करेंगे तो क्यू पॉजिटिव है, मतलब उसका हीट एब्जॉर्ब कर जाएगा, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर वर्क डन ऑन दिस सिस्टम है तो सिस्टम पर क्यू क्या आ रहा है, निगेटिव, मतलब हीट क्या होगा, रिलीज करेगा। समझे। इस केस में क्या होगा, कह सकते हो कि इसमें हीट एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, ये हीट रिलीज हो रहा है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि कब हीट एब्जॉर्ब होता है, कब हीट रिलीज होता है, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर। समझे इसको। तो बेसिकली ये क्या हो गया, वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। लिख लीजिए इसको। और ऐसा ही चीज है ना कि अगर हम लोग ये वाला कंडीशन लेकर चले तो भी वहां पर कुछ चीजें सीख सकते हो, तो वो सिखाते हैं। मान लो कि W इक्वल टू क्या है, माइनस क्यू है, इस सिस्टम पे चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला अगर मान लो कि ऐसा है कि Q जो है वो निगेटिव है, Q क्या है, निगेटिव है, तो Q निगेटिव कब होगा, हीट हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर Q निगेटिव होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो व्हेन हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑन द सिस्टम। तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑन द सिस्टम। तो या वर्क डन, सिस्टम पर वर्क करोगे तो हीट क्या होगा, ये रिलीज होगा। वहां भी तो था वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हीट क्या हो रहा था, रिलीज। ये उसी का उस तरीके से कि अगर इसका हीट रिलीज कर दो तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, सिस्टम पे करना पड़ेगा। और उसी तरीके से सेकेंड केस इसका, अगर ऐसा है Q पॉजिटिव है, मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट हाँ सप्लाइड टू द सिस्टम। तो अगर ये होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। देखो कोई सिस्टम है, इसके अंदर तुम हीट सप्लाई कर दिए तो इसके अंदर एक्सपेंशन होने लगेगा, तो दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई सिस्टम है, उसकी हीट को तुम कम कर दिए, हीट कम कर दिए, तो हीट कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस होने लगेगा, तो वर्क डन क्या हो गया, ऑन द सिस्टम। तो ये कुछ जो वेरिएबल जो चीज़ है ना, बेसिकली है तो कुछ नहीं है, तो सारा सब कुछ इसी का खेल है। लेकिन फर्स्ट लॉ में क्वेश्चन जो होते हैं वो एक से एक क्वेश्चन बनते हैं, कभी ये करा के कभी वो करा के। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। लिखो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या होगा, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस तो तुमको पता है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि भाई फ्री एक्सपेंशन किसको कहते हैं। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब नहीं, इसका मतलब है वर्क डन अगेंस्ट जीरो प्रेशर। क्या था फ्री एक्सपेंशन का मतलब, वर्क डन अगेंस्ट, बोलो, जीरो प्रेशर, या इसी को कहते हैं वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है, ये जीरो। तो ये उसी के बारे में कहते हैं, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट जीरो प्रेशर या वैक्यूम, ठीक है। अब आते हैं एडियाबेटिक क्या कहता है, Q0,
और वर्क डन अगेंस्ट जीरो प्रेशर का क्या मतलब है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो वर्क भी क्या होगा, जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, जीरो, और एडियाबेटिक है तो क्यू क्या हो गया, जीरो। और ये जीरो है, वो जीरो है, तो सब क्या हो जाएगा, ये जीरो। मतलब ये जीरो है और ये भी क्या है, जीरो। ये जीरो होने का रीजन क्या था, हाँ वैक्यूम। ये क्यों है, क्योंकि ये कहाँ करा रहे हैं, तो फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है ये। क्यू जीरो का मतलब क्या हो गया, ये क्यों है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखना कि बहुत बार आपको मिलेगा कि फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है। तो फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो एंड वर्क डन इक्वल टू जीरो। कुछ समझे, ये भी क्या हो जाएगा, जी जीरो, ये जीरो वो जीरो सब जीरो।